देखिए, बहुत खुशाइंदा वाली बात है कि आप लोगों ने देखा होगा कि कल बीजेपी वालों ने हंगामा किया। 10 साल बीजेपी की हुकूमत थी यहाँ, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली उन्होंने कोई बात नहीं की दिल्ली वजीरों को। लेकिन जब अब लगा कि उमर अब्दुल्ला की हुकूमत आई, शायद कुछ होने वाला है, तो उन्होंने चलाना स्टार्ट किया, असम्बली के अंदर धरना, ये नारेबाजी शुरू की। तो मैं ये कहता हूँ कि देखिए, एक ह्यूमैनिटेरियन मसला है और मैं मुबारकबाद देता हूँ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को कि उमर अब्दुल्ला ने एक शुरुआत की, कम से कम कि एक कमेटी तश्कील दी अंडर चीफ सेक्रेटरीज गाइडेंस, और वो 6 महीने के अंदर अपना रिपोर्ट पेश करेंगे और उसके बाद आप देखेंगे कि मरहलावार तरीके से हम इन लोगों को रेगुलराइज करेंगे। ये फिर से जीरो से शुरुआत करेंगे। वही तो बात है ना, क्योंकि अगर एसआरओ होता तो हम इनको रेगुलराइज करते। एसआरओ खत्म किया, एसआरओ जब खत्म किया, अब नए तरीके से देखना है हम किस तरीके से इनको रेगुलराइज करते हैं। अगर एक प्रोसेस शुरू हुआ था, अगर वो जारी रहता तो आज हमें ये कमेटी तश्कील देने की जरूरत नहीं पड़ती। कमेटी इसीलिए तश्कील दी गई ताकि हम दोबारा इसको रिवाइव करें, और रिवाइव करने के बाद इन जो बेचारे जो कसम पुरसी की हालत में ये डेली वेजर्स है या बाकी लोग हैं जो राहबर खेल है, इसी तरीके से बहुत सारे लोग हैं जो बेचारे 4,000, 5,000, 2,000 में काम करते हैं, उनको भी मदद मिलेगी। एक सवाल और भी उन्होंने सीएम ने आरोप लगाया था कि पिछली सरकार ने जब नहीं, वो बड़ा आरोप नहीं, ये कह रहे थे ना उमर साहब, इनको कह रहे थे कि जब मैनिफेस्टो में पीडीपी और बीजेपी के मैनिफेस्टो में था डेली वेजरों को हम परमानेंट करेंगे, लेकिन उसके बाद 4 बजट उन्होंने पेश किए और 6 बजट जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पेश किए। दोनों ने इन डेली वेजरों का नाम तक नहीं ले लिया। पहले बजट में कहा हम करेंगे, दूसरे बजट में कहा हम कमेटी तश्कील देंगे, तीसरे बजट में कहा अगर हम इनको दे देंगे तो फिर 7th पे कमीशन नहीं दे सकते। तो इस तरह से टाला गया इन विचारों को। तो इस बार मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह जो हमारी हुकूमत है अगले 6 महीने के अंदर इनका यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑर्डर आता है कि 2 ऑर्गेनाइजेशंस को जो है बैन किया गया है कश्मीर के अंदर। तो क्या टेक है इस हवाले से नेशनल कॉन्फ्रेंस? देखें, हम मरकजी में मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्पोक्स पर्सन की हैसियत से बात नहीं करता, मेरे पास वो अथॉरिटी नहीं है। मैं सिर्फ ये गुजारिश करता हूँ मरकज़ की हुकूमत से कि जम्मू कश्मीर में एक अमन का माहौल इस वक्त नज़र आता है। इस अमन के माहौल में उनको मज़ीद लोगों को शामिल करना हो। जितने लोग अब भी उनकी नज़र में दायरे से बाहर हैं, उनको मेन स्ट्रीम करने की ज़रूरत है, उनको अपना बनाने की ज़रूरत है। उनको अगर मिसाल के तौर पर कोई मजहबी जमात या कोई सियासी मजहबी जमात अपना रवैया बदलना चाहती है और सिंसियरिटी के साथ बदलना चाहती है, तो उनको मेन स्ट्रीम करने में कोई हर्ज नहीं है। ये आपके अपने लोग हैं। अगर आपकी नज़र में ये ट्रैक से हट गए थे, इनको ट्रैक पे लाने की ज़रूरत है। अगर आप इनको ट्रैक पे नहीं लाएंगे तो आप एक कॉन्स्टिट्यूंसी खुली छोड़ रहे हैं जो किसी भी वक्त आपके खिलाफ और मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल हो सकती है। जब आप इनको मेन स्ट्रीम करेंगे, गलतफहमियां दूर करेंगे, इनको मालूम हो जाएगा कि हिंदुस्तानियत क्या है, सेकुलरिज्म क्या है, इस मुल्क का इतिहास क्या है, इस मुल्क की तारीख क्या रही है, जम्मू कश्मीर और मुल्क के दरमियान जो तल्लुकात हैं इनकी खूबसूरती से उनको आगाह करेंगे, तो मुझे यकीन है कि ये अमन न सिर्फ आगे बढ़ेगा बल्कि पायदार होगा और फिर बैरूनी मुदाखलत के असरात कम नहीं हो जाएंगे बल्कि ख़त्म हो जाएंगे। तो मरकज़ से यही गुजारिश है कि अब आयरन हैंड की ज़रूरत नहीं है, अब हीलिंग टच की ज़रूरत है। और लोगों को जो इस दायरे के अंदर, जो इस झंडे के अंदर आना चाहते हैं, मुल्क के आइन को तस्लीम करते हैं, मुल्क के आइन के अंदर रहकर अपनी कोई सियासी बात करना चाहते हैं, तो उनको कोई हर्ज नहीं है मेन स्ट्रीम करने में, कोई कबाहत नहीं होनी चाहिए। अगर बड़े से बड़ा मुजरिम हो, वो भी जब अपनी सज़ा भुगत लेता है तो फिर उसको पुरअमन जिंदगी जीने का हक होता है। इसी तरह अगर कुछ तंजीमों ने गलतियां की हैं तो गलती की एक हद होती है, उसकी एक सज़ा की भी एक हद होती है। ये नहीं होता कि आप फिर उस सारी जिंदगी उसी के पीछे लगे रहेंगे और उसको कभी संवरने का मौका नहीं देंगे। तो मुझे उम्मीद है कि नेक्स्ट टाइम आप देखेंगे कि जम्मू कश्मीर में जो ये लोग दायरे के बाहर से अंदर आना चाहते हैं, इनको इजाज़त मिल जाएगी कि ये दायरे के अंदर आ जाएं और इस मुल्क की सलामती और इसकी एकता और इस मुल्क की सालमियत के लिए काम करें। कल जिस तरीके से हाउस के अंदर जो गतिविधियां हुई, शुरू से जब हाउस लगा, हमने जो परसों तांडव जम्मू और कश्मीर की सड़कों पे हुआ है, हमारे डेली वेजर जो पिछले 25-30 वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं बेचारे, जब हम सुबह सोए होते हैं तो वो पानी खोलने जाते हैं,
हमारे घरों की बिजली जाती है तो अंधेरे में खंबे में चढ़ते, पीछे से कोई लाइट ऑन कर देता है, चढ़ता है लाइन में, नीचे गिरती है लाश। उनका हक मारा जा रहा था, इसलिए वो सड़कों पे उतरे थे, और वो तो अपने हकों के लिए सड़कों पे उतरे थे। उन पे लाठीचार्ज क्यों हुआ, किसके कहने पे हुआ, क्यों खून बहाया उनका सड़कों पे, उसको लेके कल जब हाउस के अंदर डिबेट हुई तो उस चर्चा में बाद में मुख्यमंत्री महोदय ने गोल मोल जवाब दे रहा था कि राय भवन यहाँ पास है, राय भवन जाना चाहिए था, होम मिनिस्टर से बात करनी चाहिए थी। राय भवन की ट्रांसपेरेंसी, क्रेडिबिलिटी पे हम डाउट नहीं करते। गृह मंत्रालय अपना काम करना वो कर रहा है, उसमें कोई शक शुबा नहीं है। सरकार ने बजट में डेली वेजर्स के लिए कोई प्रावधान क्यों नहीं रखा, वो ये पूछने के लिए आ रहे थे और आपने मारना शुरू कर दिया उनको। 6 मंथ का टाइम दिया है उन्होंने। देखिए, ये जो कमेटी भी बनी है, ये अपोजिशन के मजबूत रिएक्शन के बाद कमेटी बनी है। अगर हम रिएक्शन नहीं देते, हम इनको नकेल नहीं डालते, ये कमेटी नहीं बनाते थे। लेकिन मुझे अभी भी शक हुआ है, अफसरान का काम करने का तरीका अपना होता है, सियासतदान का काम करने का तरीका अपना होता है। सियासतदान पब्लिक की पीड़ा से जुड़ा होता है, उसको दर्द का एहसास होता है कि 9,000 में कैसे घर पलता है। तो मुझे लगता है कि इनको कमेटी बनानी चाहिए थी, लेड बाय एनी कैबिनेट मिनिस्टर। उसमें अपोजिशन के और रूलिंग के कुछ लेजिस्लेचर्स होते, वो 6 महीने नहीं 2 महीने में अंदर आपको निष्कर्ष निकाल के दे सकते थे कि इनका क्या क्या करना है, क्या ये चाहते हैं। इनको एज के हिसाब से इनको क्या क्या रिलैक्सेशन देकर फेज मैनर में सीनियर मोस्ट को पहले करके उनको हमने मोबिलाइज कर सकते थे, एडजस्ट कर सकते थे। क्योंकि मैं ये यकीनन कह सकता हूँ कि जिस दिन ये डेली वेजर पीएचई पीडीडी के खासकर ईमानदारी से अगर सड़कों पे उतर गए, इन्होंने काम करना बंद कर दिया, एक एक बूंद पानी को तरसेंगे हम, एक एक बूंद पानी को तरसेंगे हम। हमारे घरों की और पूरी स्टेट की बिजली बंद हो जाएगी, कोई जोड़ने वाला नहीं मिलेगा। तब क्या करेगा चीफ इंजीनियर, तब क्या करेगा एक्सीएन, तब क्या करेंगे चीफ सेक्रेटरी और उनकी टीम। तो यहाँ पर मुझे लगता है कुछ संदेह होता है कि मुख्यमंत्री महोदय को या तो अपने कैबिनेट पे यकीन नहीं था, या अपने लेजिस्लेचर्स पे यकीन नहीं था। हम पे तो पहले ही नहीं है उनको। तो सीधी सारी बात है कि कमेटी बनाई है, अब यकीन करना पड़ेगा। हम कमेटी की फाइंडिंग्स के ऊपर नजर रखेंगे, टाइम एंड अगेन कमेटी के चेयरमैन साहब से, उनके मेंबर से पूछते रहेंगे आपकी क्या डेवलपमेंट है, आप कितने बार डेली वेजेस के साथ बैठे। डेली वेजेस के भी जो ग्रुप है उनसे भी हम पूछेंगे भाई आपसे उन्होंने कोई डाटा लिया कि नहीं लिया, आपके साथ बैठे कि नहीं बैठे हैं। तो ये मुझे लगता है कि अगर बनाई है तो विश्वास कर लेते हैं, नहीं कुछ करेंगे तो दोबारा ठोकेंगे। विकसित जम्मू कश्मीर की तरफ, विकासशील जम्मू कश्मीर, और वो जम्मू कश्मीर जो आतंकवाद का बीज बोने से पहले टूरिज्म का हब होता था, वो जम्मू कश्मीर केंद्र सरकार माइंडसेट में बना के बैठे हैं। तो कोई भी एंटी नेशनल गतिविधि करने वाला संगठन हो, व्यक्ति हो, ग्रुप हो, ये तो सिर्फ बैन हुआ है। मुझे लगता है इससे 2 कदम आगे बढ़ के उस ग्रुप में जितने लोग थे, इस संस्था में जितने लोग जुड़े हैं, इनको जो लोग एड देते थे, उनकी प्रॉपर्टीज को सीज करना चाहिए। उनके एंसेस्टर्स, उनकी जो आगे डेरिवेटिव्स हैं, वो क्या काम कर रहे हैं, उनके कौन से बिजनेस चल रहे हैं, उनकी इन्वेस्टिगेशन करानी चाहिए। ईडी से इन्वेस्टिगेशन करवा के उन पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि जम्मू और कश्मीर में कोई दोबारा एंटी नेशनल एक्टिविटी करने के सोचे ना। बहुत अच्छी बात है, बड़ा मैं तो मानता हूँ इसको तो हिस्टोरिकल स्टेप है, जो सालों से नहीं हुआ, जो 20-25 साल से नहीं हुआ सही मायनों में, वो आज हो रहा है 6 महीने के अंदर। ऐसा नहीं कि सरकार के 6 महीने बचे हैं, 6 महीने के अंदर या साल बचा है, सरकार के पौने 5 साल बचे हैं और 6 महीने के अंदर रिपोर्ट आएगी। तो बाकी जो 4 साल बचे हैं उस पर कार्रवाई होगी, और 4 साल के अंदर अंदर चाहे वो 50,000 हो, 60,000 हो, 70,000 डेली वेजर्स हो, उनको रिकॉग्नाइज किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि जो 10 साल में डबल इंजन सरकार ने 500 डेली वेजर्स को अपॉइंट किया, नहीं। आने वाले 5 साल में जितने भी 50,000 से भी जाहिद जो डेली वेजर्स है उनको परमिट किया जाएगा, ये सरकार का वादा है उमर की सरकार से। तब से दुनिया बदल गई है, कहाँ से कहाँ हालात आ गए, लोग आ गए। सीएम साहब ने वादा किया, हम वादा बंद है। अगर हम ये पूरा करने में नाकाम रहे तो हमारे लिए सियासत करना बड़ा मुश्किल होगा। आम लोगों को ये टच करता है, आम लोगों की घर की बात है, बच्चों की इनकी फीस की बात है, इनकी दवाइयों की बात है। अगर हम इतने बड़े पॉपुलेशन को कैटर नहीं कर पाए तो हमारा यहाँ होने का कोई फायदा नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि जितने भी है डेली वेजर्स है,
रहबरी तालीम है, ज़राअत है, सेहत है, खेल है, तो उसके मज़ीद हेल्थ, PHE जितने भी हैं, ये स्पोर्ट्स, जितने भी ये डेली वेजर्स है, CIC ऑपरेटर्स है, NYCs है, हमें इंश्योर करना है कि इनका मसला हल हो जाए और जो हमारे प्रॉमिस हम फुलफिल करें, और 5 साल बाद जब हम इनके पास दोबारा जाए तो एक मैसिव मैंडेट के साथ ये हम इन्हीं लोगों को दोबारा इस असेंबली में बताती राय है कि ये नहीं होना चाहिए था, क्योंकि मीर वैस साहब अपने रिलीजियस जो उनका इन्फ्लुएंस है एज ए रिलीजियस लीडर, एज ए रिलीजियस स्कॉलर, और सोशल जो एस्पेक्ट्स को जो टच करते हैं हमेशा अपने इन्फ्लुएंस के थ्रू, तो मुझे लगता है हमेशा उनको एंगेज करने की कोशिश की जानी चाहिए। उनका इम्पैक्ट है, वो बहुत मदद कर सकते हैं एक प्रोसेस को सेट करने में, एक पॉलिटिकल प्रोसेस को एक बेहतरीन निज़ाम को बनाने में मीर वैस साहब का बहुत अहम रोल है। उस पर कोशिश की जानी चाहिए कि उस पर काम हो, बजाय इसके कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन को बैन किया जाए। देखिए, जहाँ तक एजुकेशन और हेल्थ का ताल्लुक है, मेरी नज़र में ये सबसे ज़्यादा अहम है हमारे लिए, सोसाइटी के लिए, और ये फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स के दायरे में आता है। हर शहरी के लिए अधिकार है उसका कि मुझे एजुकेशन मिले, मुझे इलाज के लिए सहूलियात मिले। लेकिन अब हो क्या रहा है, पूरे मुल्क में हो रहा है और यहाँ हमारे इस खिते में भी हो रहा है, एजुकेशन को भी एक सिमत है, एक डायरेक्शन है, अब उसको ज़्यादा कमर्शलाइज किया जाए, प्राइवेट हाथों में बेच दिया जाए, और यही हाल हेल्थ इंस्टीट्यूशंस का भी है। अब मुझे बताइए कि एक बच्चा जिसके पास किराया नहीं है ऑटो में जाने का, वो भला उस लड़के के साथ मुकाबला क्या कर लेगा जो कार में जाएगा स्कूल? तो लेवल प्लेइंग फील्ड कहाँ है? जिसको वो स्कूल में जाने के लिए भी पूरे कपड़े नहीं है, वो प्राइवेट क्लासेस में कैसे बड़ी फीस लेकर जाएगा? ये बड़ा सवाल है हमारे सामने। इसलिए मैंने तजवीज़ दी कि एजुकेशन और हेल्थ को नफ़ा कमाने के इंस्टीट्यूशंस में तब्दील ना किया जाए। ये कमोडिटीज़ नहीं है, ये हमारे सोसाइटी के लिए, शहरियों के लिए शहरक की हैसियत रखते हैं। इसलिए पब्लिक फंडिंग हो, पब्लिक इन्वेस्टमेंट हो सरकार की तरफ से, और वहाँ क्वालिटी एजुकेशन हो और हेल्थ केयर में बेहतरी आ जाए, तब जाकर आम लोगों का भला हो सकता है। सोशल वेलफेयर का मसला है। अभी हमारे स्कीमों में काम करने वाले, चाहे NHM वाले हैं या आशा वर्कर्स हैं, आंगनवाड़ी वर्कर्स, बाकी उनको सहूलियात होनी चाहिए, वेजेस होने चाहिए। वो तो डेली वेजर से भी कम है। अब कल भी यहाँ बहस हो गई डेली वेजरों के बारे में, उनके मुस्तकली के लिए, और फिर लाठीचार्ज भी हुआ और मुकदमात भी उनके खिलाफ दर्ज हो गए। और बाकी जो ये सोशल वेलफेयर में जो गरीब लोग हैं, जिनका एक डिसेबल्ड लोग हैं, या जो मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस हैं, उनकी बेहतरी के लिए सरकार ने कुछ कहा है लेकिन कम है, उसको बढ़ाना चाहिए ताकि उनको कुछ सहूलियात मिले। पर भी नहीं किया जाता। डॉक्टर से लेकर छोटा स्वीपर तक, छोटा मुलाजिम तक NHM को चलाने का, और NHM इस वक्त शहरग है हमारे हेल्थ सिस्टम का, लेकिन उनके वेजेस का जहाँ तक ताल्लुक है, उनको रेगुलराइज करने के बारे में भी काफ़ी चर्चा, एजिटेशंस भी हुई है। पहले हर सरकार ने वादा किया है, लेकिन वादे रहे, निभाया किसी ने नहीं।